हेलो फ्रेंड्स, मुस्कान द एजुकेशन पॉइंट की ओर से प्रोवाइड की जाने वाली एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि प्रत्येक कंपटीशंस के एग्जाम में जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो संसद है। जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, क्योंकि भारत पे ब्रिटेन का शासन रहा था, ब्रिटेन का उपनिवेश रहा था भारत। तो ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था होने की वजह से, क्योंकि ब्रिटेन को क्या कहा जाता है, संसदों की जननी, तो इस कारण भारत संसदीय व्यवस्था को अपने अनुकूल मानता है। इस वजह से भारत ने भी संसदीय व्यवस्था को अपनाया। तो देखो, भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 79 के द्वारा संसद का गठन किया गया है। तो संसद में आपको केवल इतना, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स जब उनसे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद में कौन कौन शामिल है। तो संसद में देखो, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, मतलब तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। और चाहे लोकसभा के सदस्य हो चाहे राज्यसभा के सदस्य हो, दोनों ही सदस्य क्या कहलाते हैं, संसद के सदस्य एमपी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और हिंदी में आप क्या कह सकते हैं, सांसद। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि जो सरकार है, सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो व्यवस्थापिका है उसका महत्वपूर्ण काम क्या होता है? कानूनों का निर्माण करना। और कार्यपालिका का महत्वपूर्ण काम कार्य क्या होता है? जो व्यवस्थापिका ने कानून बनाए हैं उनको लागू करना। न्यायपालिका का महत्वपूर्ण काम क्या है? व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों का और कार्यपालिका के द्वारा जो लागू किए गए कानून हैं उनकी जांच करना और अपने संविधान की रक्षा करना भी न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब देखिए, जो संसद है उसके कितने सदन है भारत में? 2 सदन। एक सदन का नाम क्या है? लोकसभा। दूसरे का नाम क्या है? राज्यसभा। तो अनुच्छेद 81 के द्वारा लोकसभा का गठन किया गया है और अनुच्छेद 80 के द्वारा राज्यसभा का गठन किया गया है। लोकसभा के जो सदस्य कितने हो सकते हैं अधिकतम? लोकसभा में अधिकतम सांसदों की संख्या कितनी हो सकती है? इसका निर्धारण 31वें संशोधन 1974 के द्वारा भारत में लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 हो सकती है। इसी प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। तो ये अधिकतम संख्या आपको ध्यान रहनी चाहिए कि कितनी इनकी हो सकती है। और जो वर्तमान में जो संख्या है इनकी, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की, वो कितनी है ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में संख्या जो लोकसभा के सदस्यों की वो टोटल है 545 और जो राज्यसभा के सदस्य है उनकी वर्तमान संख्या कितनी है? 245। अब इनमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो 545 है लोकसभा में, इनमें से 530 सदस्य तो विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं से आते हैं, विभिन्न राज्यों से आते हैं, और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 आंग्ल भारतीय होते हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये इस तरीके से 545 का डिवाइडेशन है। इसी प्रकार से 245 जो राज्यसभा में होते हैं उनका डिवाइडेशन क्या है? 229 विभिन्न राज्यों से, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये मनोनीत जो सदस्य है वो आपको ध्यान रहने चाहिए। 2 सदस्य आंग्ल भारतीय जो होते हैं वो लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं और 12 सदस्य
राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। राजस्थान से लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। 25 सदस्य। कितने सदस्य जाते हैं? 25। राज्यसभा में राजस्थान से कितने जाते हैं? 10 सदस्य जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा के बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। अब देखो आगे, लोकसभा को आप विभिन्न नामों से जान सकते हैं, ये भी पूछा जाता है। लोकसभा संसद का द्वितीय सदन होता है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है, और यह अस्थायी सदन होता है। अस्थायी क्यों होता है? क्योंकि इसको समय से पहले भंग भी किया जा सकता है। इसी प्रकार जो राज्यसभा है उसको राज्यों का सदन के नाम से जाना जाता है। इसे प्रथम सदन भी कहते हैं। उच्च सदन और स्थायी सदन होता है। क्यों होता है स्थायी सदन? क्योंकि इसको समय से पूर्व भंग नहीं किया जा सकता। आपको एक बात और ध्यान रखनी है यहाँ पर कि लोकसभा का कोई सदस्य बनना चाहता है तो उसकी आयु मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और राज्यसभा का यदि सदस्य कोई बनना चाहता है तो उसकी आयु मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। ये जो टोटल संख्या है वो 2026 तक यथावत रहेगी। ऐसा प्रावधान 84वें संशोधन 2001 के द्वारा किया गया है। जो कुल सदस्य संख्या है लोकसभा और राज्यसभा की, ये 2026 तक यथावत रहेगी। अब आगे देखिए इनका चुनाव कैसे होता है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव तो प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के द्वारा जनता के द्वारा किया जाता है। जैसे आप 2024 में जो चुनाव होंगे लोकसभा के, वो जनता के द्वारा चुने जाएंगे। आगे देखिए, जो राज्यसभा है उसके सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं उनके निर्वाचित सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। जो वयस्क मताधिकार है इसके बारे में आपको एक चीज ध्यान रखनी है। जो आयु है वो मताधिकार की आयु जो पहले 21 वर्ष थी, 18 वर्ष कब की गई आपको ये भी ध्यान रखना है। 61वें संशोधन 1989 के द्वारा मताधिकार की आयु है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। और संसद के जो सदस्य चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, उनका जो चुनाव कौन कराता है, किसके निर्देशन में ये चुनाव होते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का जो चुनाव आयोग है, जिस अनुच्छेद 324 के द्वारा जिसका गठन किया गया है, उसके द्वारा इसके चुनाव किए जाते हैं। अब आगे देखिए इनका कार्यकाल। तो देखो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है अनुच्छेद 83 के द्वारा। लेकिन ये आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग भी किया जा सकता है। अब राज्यसभा में देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। और राज्यसभा में एक इस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई है कि प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 जो सदस्य है उनका कार्यकाल पूर्ण हो जाता है। तो इस तरीके से राज्यसभा हमेशा बनी रहती है। इसलिए राज्यसभा कैसा सदन है? स्थायी सदन। और लोकसभा कैसा सदन है? अस्थायी। क्योंकि लोकसभा को
तो समय से पूर्व भंग कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को समय से पूर्व भंग नहीं किया जा सकता। अब देखिए, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा में जो पदाधिकारी होते हैं, एक तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है और एक लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है। इसी तरीके से उपाध्यक्ष के बारे में ये परंपरा बन रही है कि जहाँ तक संभव हो विपक्ष का जो नेता होता है उसको उपाध्यक्ष का पद दिया जाता है। आगे देखो, इसी प्रकार से जो राज्यसभा है उसमें पदाधिकारी कौन होते हैं? सभापति और उपसभापति। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये बहुत बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि राज्यसभा का जो सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन वो क्या नहीं होता बताइए? वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा पदाधिकारी है जो सदन का अध्यक्ष तो होता है लेकिन उस सदन का सदस्य नहीं होता। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन वो राज्यसभा का क्या नहीं होता बताइए? सदस्य नहीं होता। अब आगे देखिए आप, ये भी आपको बहुत महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है। अब देखो किसी भी सभा हो और उसको आप संचालित करोगे तो मिनिमम सदस्य संख्या होनी चाहिए, तभी तो वो सभा हो पाएगी, मीटिंग कर पाएंगे किसी भी टॉपिक पर। तो लोकसभा के सदस्यों के लिए मिनिमम गणपूर्ति और राज्यसभा के सदस्यों के लिए वो कितनी होनी चाहिए? देखिए, जिसे कॉरम भी कह सकते हैं, 1/10। जितनी भी सदस्य संख्या है उसका 1/10। तो लोकसभा में गणपूर्ति कितनी है ये आपको ध्यान रखनी है। देखो, लोकसभा में जो अधिकतम संख्या है वो कितनी हो सकती है? 545। इसका 10वां भाग अर्थात 54.5। तो इस तरीके से लोकसभा में जो सदस्य संख्या है मिनिमम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? 55। तो ही लोकसभा की जो कार्रवाई है वो की जा सकती है। इसी प्रकार से राज्यसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, मतलब वर्तमान में संख्या कितनी है? 245। तो 245 में आप 10 का भाग दोगे तो 24.5 आता है। तो इस प्रकार से 25 मिनिमम गणपूर्ति होनी चाहिए राज्यसभा के लिए। तो ये आपको गणपूर्ति भी आपसे पूछी जाती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे देखिए, संसद के 3 सत्र होते हैं जैसे आपको पता है। तो एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक के बीच 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि संसद की 2 सत्रों या बैठक के बीच कितनी समय से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो 6 महीने से ज़्यादा का अंतर ना हो। अब भारतीय संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था है वो की गई है ताकि जो विभिन्न प्रकार की जो निम्न जातियां थी, जो लंबे समय से जो समाज की मुख्य धारा से पिछड़ गई थी, तो उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। तो एसटी और एससी को लोकसभा में जो आरक्षण है वो इस प्रकार से दिया गया है। अनुसूचित जाति को 84 सीटें और अनुसूचित जनजाति की 47 सीटें। अब देखिए, संसद के महत्वपूर्ण काम कौन से हैं जो संसद के द्वारा किए जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? विधि निर्माण, कानूनों का निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है। धन विधेयक को पारित करना, धन विधेयक को अपन वित्त विधेयक भी कहते हैं। और जो धन विधेयक और वित्त विधेयक है वो उनकी शुरुआत आपको, मतलब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि धन विधेयक की शुरुआत कहाँ से होती है? केवल लोकसभा से, और राज्यसभा अधिकतम इसको 14 दिन तक रोक सकती है। धन विधेयक की जो प्रक्रिया है वो 109 में इसका वर्णन है। और महत्वपूर्ण एक और काम है जो संसद के द्वारा किया जाता है, संविधान संशोधन का काम, जो कि अनुच्छेद 368, जो भारत का संविधान का अनुच्छेद है अनुच्छेद 368, उसके द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति किसे दी गई है? ये भी आपको ध्यान रखना है। संविधान में संशोधन की शक्ति एकमात्र किसे दी गई है? संसद को। आगे देखिए,
देखो, संविधान संशोधन एक महत्वपूर्ण कार्य है जो दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा से अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित होने पर ही पास किया जाता है। तो भारत में क्या है, कठोर और लचीले संविधान है भारत का। इतना कठोर भी नहीं है कि इसमें संशोधन ना कर सके और इतना लचीला भी नहीं है कि इसमें आसानी से अपन संशोधन कर सके। इसी कारण से भारत का संविधान अभी तक बना हुआ है। नहीं तो फ्रांस देखो, फ्रांस कितना महत्वपूर्ण देश है, वहाँ पर 5 बार संविधान को बदला जा चुका है, इसलिए वहाँ पर पंचम गणतंत्र का देश भी कहा जाता है फ्रांस को। आपको ये ध्यान रखना है। भारत का जो संविधान है आपको सभी को विदित है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में कंप्लीट हुआ था। और किसने बनाया था ये भी आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान का निर्माण किया गया था। और संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा पे हुआ था? कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर संविधान सभा का गठन किया गया। और 26 नवंबर 1949, ध्यान रखना, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान विधिवत रूप से लागू कर दिया गया। अब 26 जनवरी क्यों डेट? देखो, 26 नवंबर को जब बनकर तैयार हो गया था तो 26 जनवरी ही 2 महीने बाद क्यों डिले हुआ? 26 जनवरी का अपने भारत में एक महत्वपूर्ण रोल है। पहला जो स्वतंत्रता दिवस अपन ने मनाया था वो 26 जनवरी 1930 को मनाया था। इस वजह से 26 जनवरी की डेट निर्धारित की गई। अब देखो, 2 अनुच्छेद और है जो आपको ध्यान रखने हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं कंपटीशंस के एग्जाम में, कि लोकसभा और जो राज्यसभा है उनकी संयुक्त बैठक, जो कि साधारण जो विधेयक है उन पर यदि वाद विवाद हो जाता है तो ही आहत की जाती है। संविधान संशोधन वाले विधेयक पर, संविधान संशोधन से संबंधित कोई विधेयक है उस पर लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है उसका कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन साधारण विधेयक पर यदि दोनों सदनों में मतभेद हो जाए, विवाद हो जाए, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है वो अनुच्छेद 108 के द्वारा बुलाई जाती है। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके द्वारा की जाती है। देखो, कोई भी कानून है वो लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद जब तक राष्ट्रपति का साइन उस पर नहीं होगा, हस्ताक्षर नहीं होंगे, तब तक वो कानून नहीं बनता है। क्योंकि संसद का अभिन्न अंग होता है कौन? राष्ट्रपति। क्योंकि संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनती है। तो देखो, अनुच्छेद जो 111 है वो आप क्या अधिकार देता है राष्ट्रपति को? कि राष्ट्रपति के साइन, हस्ताक्षर होने पर ही कोई भी विधेयक क्या बनता है? बताइए, कानून। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम में पॉलिटिकल से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और भारत का अपन नागरिक होने के कारण अपन को क्या ध्यान में रखना है? जो अपनी संसद है उसके बारे में, अपने जो महत्वपूर्ण सदन है लोकसभा राज्यसभा के बारे में सामान्य जानकारी अपन सभी को होनी चाहिए। तो अपन ने यहाँ पर संसद के बारे में सामान्य जानकारी यहाँ पर अपन ने पढ़ी है, ली है। तो इसी तरह की जो लर्निंग वीडियो है वो आपको, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो हम बनाते रहें तो हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लर्निंग वीडियो का आप फ़ायदा उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।